नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 10A पर आ जाइए। Power of the court to fix a date of appearance in the court where the plaint is to be filed after its return. Where in any suit after the defendant has appeared. Please see this. What it highlight कर लीजिए इस बात को। Where in any suit, what is the stage? After the defendant has appeared. It means rule 9 has been followed. Rule 9 has been, plaint has been presented, rule 9 has been followed means what? Plaintiff has given the copies of plaint, he has given the process fees, summons has been served, and defendant has appeared. Now defendant आ गया। The court is the opinion that the plaint should be returned. It shall before doing so intimates its decision to the plaintiff. वो भी वही कहेगा ना, डिफेंडेंट कहेगा सर जनाब प्लेंट यहां पर आनी नहीं चाहिए थी। हाँ ये बात तो सच है डिफेंडेंट साहब, रिटर्न कर दीजिए इसको फिर। तो नाउ पहली बात करोगे, व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट्स इट्स डिसीजन टू डिफेंडेंट। तो प्लीज ध्यान रखना, दिस इज व्हाट एप्लीकेबल व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड। Where an intimation is given to the plaintiff under sub rule 1, the plaintiff may make an application to the court. Now again यहां से क्वेश्चन आएगा, देखिए दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ प्लेंटिफ इन सब रूल 1। हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? 10A। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। आई टेक यू द रूल 10। दिस वॉज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। रूल 10A के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए ऐसा होगा, कोर्ट किसी भी स्टेज पर प्लेंट को वापस कर सकती है। कौन से रूल के अधीन रहते हुए? 10A के। अब 10A में क्या बात आ गई? 10A के 1 में आ गई कि इफ द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड देन एंड नंबर 1 डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड, नंबर 2 कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट शुड बी रिटर्न, देन कोर्ट विल डू व्हाट? कोर्ट विल इंटीमेट इट्स इंटेंशन टू द plaintiff कि no plaintiff appear before the court and or we are going to return it to this। अगर ऐसी स्थिति बन जाए then what is the right of the plaintiff? plaintiff क्या कर सकता है? where an intimation is given to the plaintiff, अगर plaintiff कोर्ट में ही है तो कह देंगे भाई plaintiff साहब रिटर्न इट, दिस plaint is to be returned, ये तो वापस होगी।
then this is the application the plaintiff may make an application to the court. ये कौन सी एप्लीकेशन हो गई? रूल 10A(2), ठीक है ना? क्या? स्पेसिफाइंग द कोर्ट इन विच ही प्रपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट्स रिटर्न, कि उस कोर्ट में, किस कोर्ट में लेके जाओगे बताओ? कि मैं उस कोर्ट में लेके जाऊंगा. व्हाई इट इज सो? सी, सपोज कीजिए on the territorial point of view, there are 2 or 3 courts where a suit can be presented. नहीं आ रही बात समझ में? कैसे? How? See, you see this slide. Supposedly, court C1, C2 and C3. These are 3 courts, and all these 3 courts have territorial jurisdiction. It means case may be covered under section 17 or 18 of the CPC. Suppose कीजिए the subject matter of the suit is immovable property. Subject matter of suit is what? Immovable property. And the property subject matter lies in the jurisdiction of C1, C2 and C3 as well. Therefore, all these 3 courts will have the jurisdiction, territorial jurisdiction to decide the matter. Please raise hand. बात समझ में आ गई तो? As a plaintiff, I brought my case to C3. Got it? Because I saw the territorial jurisdiction. I forgot section 15, pecuniary jurisdiction. But this court has no pecuniary jurisdiction to decide my case. So although this court was having territorial jurisdiction in which I filed my case, but it was revealed that this court, C3 court, has no pecuniary jurisdiction. Now this court will return it. Now this court has intimated to me, this intimates its decision to the plaintiff. Now I am plaintiff, I am intimated that your plaint is to be returned. Then I can make an application that specifying the court in which he proposes to present the plaint after its return, that I want to present my plaint in C1 or in C2 now. Because this court I am at the liberty. This court is also having territorial jurisdiction. This court is also having, and both courts are having pecuniary as well as all kind of jurisdictions. Therefore, I can request the court, if you are returning the court, then please specify this court. In this उसमें आप ये पढ़िए. Where an intimation is given to the plaintiff under sub rule 1, the plaintiff may make an application to the court specifying the court in which he proposes to present the plaint after it. कि मैं किस कोर्ट में इसको ले जाना चाहता हूं, आप इस पे स्पेसिफाई कर दीजिए. बोलो रेज हैंड प्लीज. बात समझ में आ गई तो कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट. प्रेइंग दैट कोर्ट में फिक्स ए डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेड कोर्ट. कि जनाब सारे प्रोसीजर हो गए हैं, डिफेंडेंट साहब भी आ गए हैं, आप प्लीज ऑल्सो फिक्स ए डेट कि ऑन व्हाट डेट वी शुड अपीयर देयर, so that all these technicalities, formalities, the repetance, we can avoid the repeat of these. Otherwise again I will have to file a plaint, again I will have to serve the summons, again I will have to pay the service charges. Now defendant has appeared, again just you fix a date on what date we should appear. So this can be also request. Then praying that court may fix a date for the appearance of the parties in the said court. You got it? Next, requesting that the notice of the date so fixed may be given to him and to the defendant. You please give notice to me also and you give notice to him, so that none of us can say I was not aware of this. So it is not necessary that the next court in which you are going to file the plaint, that court will have to mandatorily specify the date. No, this can be done by this returning court as well. है ना? कर लेंगे आप. So this is the question for you. Where intention is given to the plaintiff regarding the return of plaint, the plaintiff may make an application to the court. What? Specifying the court, praying that court may fix a date
requesting that notice of the date so fixed may be given to him and defendant, all of the above. So question of prelims again यहाँ से बन गया आप लोगों के लिए. What can be the requested? किस किस बात के लिए plaintiff request कर सकता है? Specify the court. 1. Fix the date and give the notice to me and to the defendant. 3 requests can be made. 3 requests can be done by the plaintiff. कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग? 7. कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम लोग? 10A. इससे पहले कौन सा पढ़ा था? 10. डीलिंग विद द रिटर्न ऑफ द प्लेंट. रिटर्न कब होगी? jurisdiction, lack of jurisdiction, maybe territorial, maybe pecuniary, maybe subject matter. Got it? Please raise hand अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो. Good. Where an application is made by the plaintiff under subrule 2, the court shall before returning the plaint and notwithstanding that the order for return plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, fix a date for the appearance of the parties in the court in which the plaint is proposed to be presented and give to the plaintiff and to the defendant notice of. देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, क्या करें? जो रिटर्निंग कोर्ट है वो क्या कर सकती है? फिक्स डेट, जो प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट की है उस रिक्वेस्ट को प्लेंट कोर्ट मान सकती है. फिक्स डेट फॉर अपीयरेंस एंड गिव द प्लेंटिफ एंड दिस डिफेंडेंट नोटिस. बट ये देखिए इसको पहले जरा, इस लाइन को पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Don't ignore this line because examiners may confuse you over this. Where an application is made by the plaintiff under subrule 2, you know what was the application? Application for specifying the court, fixing the date and notice. This was the application, and now that application is made. So now whether the court has power to or not, notwithstanding that the order for return of plaint was made by it, भले ही इस कोर्ट ने रिटर्न का ऑर्डर कर दिया है. ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिटर्न वाज मेड, दैट इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट. किस ग्राउंड पे किया था? कि आई डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन. तो इफ यू मे रेज ए क्वेश्चन, इफ यू हैव नो जुरिस्डिक्शन, why are you passing such an orders now, appear on such a date and take notice? What is this? If you don't have jurisdiction, return it simply. No, this subrule 3 gives power to the court. Despite the fact you don't have jurisdiction, despite the fact that on the basis of not having the jurisdiction you are returning the plaint, still you have power. Still you have power to what? That fix a date for appearance and give notice to the plaintiff and the defendant. You can do it. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो. 10A. Next, where the notice of the date for appearance is given, notice of date for appearance is given now. It shall not be necessary for the court in which the plaint is presented after return to serve the defendant with a summons for appearance. Got it? Note, नहीं पढ़ा आपने. सही, बहुत बेसिक बातें हैं, एक बार पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं. हमने वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है. अब क्या हुआ? प्लेंट रिटर्न हो गई ना, कोर्ट मैटर कहाँ पहुंच गया? C2 में पहुंच गया. C3 रिटर्न द प्लेंट, नाउ इट इज प्रेजेंटेड इन द C2. नाउ for that, whether it is necessary for that court to issue summons for appearance or not, क्योंकि in regular procedure a court has to issue summons for the appearance of the parties. Now in such case when the suit is returned and this notice of the date for appearance is given, see what is the purpose of summon? Purpose of summon is to intimate you. If you are defendant, this purpose of summon is to intimate you that please such and such matter is pending in this court and you are a defendant in this court, you come and give your appearance and let us know what you have to say in this matter. तो summons
द पर्पज ऑफ समवन इज टू इंटीमेट यू. नाउ द पर्पज हैज बीन सर्व्ड ऑलरेडी. नोटिस ऑफ द डेट फॉर अपीयरेंस इज गिवन ऑलरेडी. यू हैव द नॉलेज. नहीं समझे बात? जब ये नोटिस तुमने पहले दे दिया ना आपको, देखिए इसमें ये रिक्वेस्ट थी टू गिव द प्लेंटिफ एंड टू द डिफेंडेंट नोटिस ऑफ सच डेट. जब डिफेंडेंट साहब आपको नोटिस दे दिया था ना उस कोर्ट ने, आप यहां पर अपियर हो जाइए, तो अब दूसरी कोर्ट को दोबारा से उसको सम्मन इशू करने की जरूरत नहीं है कि वो तभी आएगा जब सम्मन मिलेंगे उसको. नो, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द प्रीवियस कोर्ट. देयरफॉर इट शैल नॉट बी नेसेसरी for the court in which plaint is presented after return to serve the defendant. लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि जो सेकंड कोर्ट है वो हर किसी भी हालत में सम्मन इशू करेगी ही नहीं करेगी? सम्मन इशू तब भी कर सकती है, unless that court for reasons to be recorded otherwise direct. Now it means what? The second court in which the plaint is presented, जिस कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट किया गया है, उस कोर्ट के पास अब ये डिस्क्रेशन है कि चाहे तो कहे कि नो, देयर इज नो नीड ऑफ समन्स बिकॉज ऑलरेडी नोटिस हैज बीन गिवन. बट अगर फॉर सर्टेन स्पेशल रीजंस देयर इज ए नीड फॉर इशूइंग समन्स, देन कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दिस एंड देन कैन डायरेक्ट कि नो, समन्स शैल बी इशूड afresh. So this is the procedure. I just remind you, we are studying the topic return of plaint, order 10. At any stage of the suit, plaint can be returned. Even the appellate court or the revisional court can do so. At any stage it can be done. One thing. Reason of return is what? Reason of return is the court is not having the jurisdiction, whether it is territorial, pecuniary or subject matter related. But now this power mentioned in rule 10 is subject to the procedure of 10A. Within the 10A, what is given? Within the 10A, plaintiff जो है, plaintiff can pray for the, you please specify the court in which I want to take it, है ना? When the defendant has appeared. See, जल्दी से एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. This was the 10A. This, where in any suit after the defendant has appeared, you must have highlighted this, है ना? Defendant has appeared the court. Where in any suit after defendant has appeared, number one, the court is of the opinion that the plaint should be returned. It should, before doing so, intimate the decision to plaintiff. So first, it was rule 1. It is rule 1. Fine. Intimation to the plaintiff. Now plaintiff may make an application specifying the court. Got it? And then court may fix the date also and notice to him and to the defendant. And then comes the 3. Court shall, before returning the plaint, notwithstanding that the order of the return for the plaint was made to it on the ground that it has no jurisdiction, क्या कर सकती है? Fix the date. ये court कर सकती है. It means what? Court, plaintiff can pray for the same and court has the power to do the same, allow the same. सही है? प्लेंटिफ ने प्रे करा, साहब स्पेसिफाई कर दीजिए प्लेंट कोर्ट को, इस कोर्ट में जाना है, दूसरी बार डेट मेंशन कर दीजिए और नोटिस मुझे भी दे दो, इनको भी दे दो, बहुत परेशान करते हैं ये. कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट कर सकती है डिस्पाइट द फैक्ट कि इट हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट. कोर्ट के पास ट्रायल करने का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, एंटरटेन नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना काम जरूर कर देगी. मैं अगर कोर्ट हूं, मेरे पास आपकी प्लेंट आई है, मुझे चल गया पता, आई कांट एंटरटेन दिस सूट, आई कैन नॉट ट्राई दिस सूट, बट स्टिल आई कैन डू सच व्हाट, आई कैन फिक्स द डेट. आई एम फिक्सिंग ऑन सच 10th of December, you both parties will appear there and take notice of this. You get sign it, noted कीजिए. I can give notice to the plaintiff, note it, you will have to appear on such and such date in such court. Now you also note defendant number 1, 2 that you will appear there. Now plaint has been filed in second court. Now for that purpose it shall not be necessary for the court in which plaint is presented. It means second court के लिए आवश्यक नहीं होगा क्या करना,
टू सर्व द डिफेंडेंट विद समन्स फॉर अपीयरेंस। दोबारा डिफेंडेंट को समन सर्व कराना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि कोर्ट ऐसा दोबारा ना चाहे करना, और अगर कोर्ट चाहती है देन कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दैट। प्लीज रेज हैंड। मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में 10 और 10 बस जाए, केवल रीडिंग तक ना रह जाए। कर लेंगे आप लोग? ये क्या प्रोसीजर है। अब आप लोग कैसे करोगे? देखो अब वन ऑफ द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग द कोचिंग क्या होता है कि हमारा ग्रुप बनेगा, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम मिलते हैं तो हम क्या डिस्कस करते हैं? बाला कैसी चल रही है ना, छिचोरे कैसी रही, फिल्म में डिस्कस करेंगे, और चीज़ डिस्कस करेंगे, राम मंदिर कैसे बनना चाहिए, और बातें, और डिस्कस ये नहीं करेंगे जबकि ऐसा होना चाहिए। अब जब भी आप बैठेंगे, आप ये जो प्रोसीजर वाली बातें हैं, देखो इनको रटोगे तो आपको रटेंगे नहीं आसानी से। आप ऐसे करो बात कि सपोज करो सिचुएशन है, कोर्ट 3 कोर्ट्स आर हैविंग 3 or 4 courts are having jurisdiction territorial, but plaintiff is filed in a court in which he is not having subject matter jurisdiction or pecuniary jurisdiction. What will the procedure? Second will apply this, ये होगा। फिर क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? अच्छा हम ऐसे करें तब क्या होगा? इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है आपको रट जाएगा, जैसे कि वकीलों को पता होता है जो काम के प्रोविजंस होते हैं उनको रटने नहीं पड़ते, वो प्रोसीजर में उनके फॉलो करते रहते हैं, रूटीन में बातें आ जाती हैं। फिर वो आपको डिस्कशन का पार्ट बनाना चाहिए सीपीसी को, और मेरी कोशिश यही है कि सीपीसी जो है सबसे आसान, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका सीपीसी होना चाहिए। मैं उस शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और वही कोशिश आपको झलक रही होगी। एक एक शब्द समझाना, एक एक जगह से कहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से मेंस के बनेंगे। तो आई होप कि यू विल गिव रिजल्ट ऑफ दिस। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? चलिए गुड। नाउ ये बात समझ में आ गई? बी, द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी ए समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन विच द प्लेंटिफ प्रेजेंटेड। वेरी गुड, वही बात है। कितने लोग पढ़कर समझ गए इसको? दो क्या है, ये आपके नोट्स में भी है। नोटिस, द सेड नोटिस शैल बी डूम्ड टू बी समन्स। वो नोटिस ही समन्स के बारे में बराबर है वो। इट शैल बी डीम्ड टू बी समन्स। संबंध का जो ये मैं समझा रहा था जो अभी आपको, संबंध का पर्पज क्या था? आपको इंटीमेट करना, बताना, आप आओ वहां पर। इट्स अ लेट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू अपीयर। नोटिस इज डूइंग द सेम थिंग, तो दैट शैल बी डीम्ड टू बी समन्स। Where the application made by the plaintiff under sub rule 2 is allowed by the court. क्या कोर्ट में अलाउड थी? प्लीज स्पेसिफाई द कोर्ट, प्लीज फिक्स द डेट, प्लीज गिव द नोटिस, यही तो थी। अलाउड हो गया। Then the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. Then आप जो है, आप चाहो कि उस जिस ऑर्डर के कंप्लाई करवा रहे थे आप, तो पहले तो आपने on the one hand you did what? You said okay sir, please specify the court, I will appear then. Now you are agitating the same order. Then plaintiff shall not be entitled to appeal against the returning against the order returning the plaint. And this is a question for prelims again. Please highlight this. Because wherever I highlight it, you are supposed to highlight your Barat or the notes. This was the order 10A Bayonet language है, वो मैंने आपको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दी है। Now तो बेसिकली क्या हुआ? What is the purpose of this 10A? It prescribes a procedure to be followed by a court before plaint is ordered to be returned. It obviates the necessity of serving the summons. सिंपल सी बात हम लोग कर चुके, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसको। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।